नमस्कार साथियों, एसएसटी विद हेमराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का इतिहास का एक परिचय। दोस्तों कक्षा 10th की जो बुक है इसका पहला अध्याय है और आरबीएससी एनसीईआरटी प्लस दोस्तों मूल किताबों के अनुसार दोस्तों हमने इसमें से जो प्रश्न बन सकते थे उन सभी की चर्चा की है। पीयूआईक्यू क्वेश्चन भी इसमें दोस्तों शामिल किए गए, उन सभी की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसमें प्रश्न को गौर से पढ़िएगा, प्रत्येक शब्द को गौर कीजिएगा, छोटे छोटे शब्दों से यहाँ पर इसका उत्तर निकलने वाला है। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान का नामकरण एक ऐतिहासिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान का दोस्तों जो ऐतिहासिक विकास हुआ इसके नामकरण के संदर्भ में आप लोगों को असत्य कथन की चर्चा करनी है। सन 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का नाम अस्तित्व में नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 30 मार्च सन 1949 को राजस्थान दोस्तों जो नाम है ये हमारे राजस्थान के एकीकरण में संबोधित किया गया था। इससे पहले राजस्थान का नाम से कोई भौगोलिक इकाई राजस्थान में नहीं थी। अगला ऑप्शन देंगे कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही आती है, क्योंकि सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। 1800 ईस्वी की बात आती है। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। जबकि मैंने आप लोगों से दोस्तों इससे पिछले वाले दोस्तों जो वीडियो में चर्चा की थी, जब हमने राजस्थानी भाषा का इतिहास और विकास की चर्चा की थी, तब आप लोगों को बताया गया था कि सन 1912 में जो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। कौन दोस्तों? अब्राहम गिरियसन। अब्राहम गिरियसन ने राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था दोस्तों राजस्थानी। क्या नाम है? राजस्थानी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। ये बात भी आपको याद रखना। लेकिन राजपुताना शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में। अगले ऑप्शन की चर्चा करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने। अब बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक में इस प्रदेश का नाम केवल राजस्थान ही रखा। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने केवल शब्द लगा दिया, केवल राजस्थान रखा था नहीं। राजस्थान के साथ साथ में कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ इसके लिए दोस्तों राजस्थान नाम भी दिया था। क्या दिया था दोस्तों? राजस्थान नाम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो केवल शब्द दोस्तों इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। बाकी बात सही है। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान के लिए राजस्थान और राजपुताना दोनों शब्दों का प्रयोग किया था। ये बात आपको याद रखनी है। 30 मार्च सन 1949 को सर्वसम्मति से इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया। ये बात भी दोस्तों सही आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आरपीएससी के द्वारा यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान के प्राचीनतम नामों और उनके उल्लेख के संबंध में कौन सा कथन है दोस्तों जो तथ्य है वो गलत है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो राजस्थान के जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलते हैं, उनके नाम और उनका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसके बारे में कई प्रकार के आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। उन सभी प्रश्नों को आइए हम देखते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों हमारे दोस्तों वेद दोस्तों चार है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। उनमें से जो पहला वेद आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद में राजस्थान को मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन जैसे प्राचीन नामों का उल्लेख दोस्तों देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। तो राजस्थान के लिए इन इन शब्दों का नाम देखने को मिलता है 1 2 3 4 5। याद रखना दोस्तों, सूरसेन जनपद, मत्स्य जनपद, मरु, धन्व और जांगल। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि मरु और धन्व दोनों शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से उदयपुर संभाग के लिए किया गया है। क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, आपको पता है मरु और दोस्तों जो धन्व है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग उदयपुर संभाग के लिए नहीं बल्कि किसके लिए किया गया है? जोधपुर जो हमारा संभाग आता है, जोधपुर संभाग के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस वजह से ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ? कि मरु और जो धन्व है, इन दोनों शब्दों का संबंध जोधपुर से आता है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि जोधपुर का क्षेत्र कालांतर में मारवाड़ के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जैसे जोधपुर का जो क्षेत्र है, मरु के बाद में धनु आया और धनु के बाद में भी इस क्षेत्र को मारवाड़ नाम से जाना गया। ये बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि जोधपुर को मारवाड़ कहलाने से पहले दोस्तों जैसे ही जोधपुर का नाम मारवाड़ पड़ा, उस मारवाड़ से भी पहले, पहले शब्द को गौर करना, पहले इसका नाम मरु हुआ करता था। मरु से बना दोस्तों मरुवार और मरुवार के बाद में बना दोस्तों
मारवाड़। तो ये बात आपको याद रखना, ये क्रम इंपोर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। पहले वो आपको दे देगा मरुवाड़, फिर मरु या मारवाड़ दे देगा, पहले मारवाड़ मरु या मरुवाड़ दे देगा। लेकिन सही दोस्तों जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा मरु। क्या आया दोस्तों, जोधपुर को सबसे पहले कहा गया मरु, फिर मरु के बाद में कहा गया दोस्तों मरुवाड़, और मरुवाड़ के बाद में इसे कहा गया था दोस्तों मारवाड़। क्या कहा गया, मारवाड़ कहा गया। तो ये भी क्रम आपको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जोधपुर के लिए दोस्तों मरु और धनु दोनों शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछेगा, याद रखना दोस्तों। जांगल देश, जांगल प्रदेश बोल दीजिए दोस्तों या जांगल देश बोल दीजिए, बात एक ही है। जांगल देश की भौगोलिक और वनस्पतिक विशेषताओं के बारे में आप लोगों से कौन सा कथन असत्य है, ये आप लोगों को बताना है कि असत्य कथन कौन सा है जांगल प्रदेश के बारे में। बीकानेर और नागौर दो जिले दोस्तों आपको इंपोर्टेंट याद रखने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों से कोई सा अन्य जिला दे दिया जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बीकानेर और जो नागौर है इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल देश कहलाता था। केवल बीकानेर दिया जाए गलत हो जाएगा, केवल नागौर दे दिया जाए गलत हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर बीकानेर और नागौर दोनों एक साथ में आते हैं तभी वो क्षेत्र दोस्तों जांगल देश के नाम से जाना जाएगा, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, पहला ऑप्शन दोस्तों सही आता है। अगला शब्द है कि जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां दोस्तों समी, गौर करना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोगों से समी, केर या पीलू जैसे वृक्षों की प्रधानता होती थी। ये एकदम सही बात है दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि जांगल प्रदेश में निम्न में से किस प्रकार के दोस्तों जो वन है वो पाए जाते हैं। नंबर 1 समी, नंबर 2 केर, नंबर 3 पीलू दोस्तों। अगर इनके अलावा में अगर कोई चौथा ऑप्शन दे दिया जाए तो गलत हो जाएगा, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि जांगल देश में समी यानी कि दोस्तों जिसे हम खेजड़ी भी कहते हैं, जाटी भी कहते हैं, किसी भी प्रकार का नाम ले लीजिए दोस्तों, इसी समी को खेजड़ी भी कहते हैं, जैसे वृक्षों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जांगल प्रदेश का मुख्य विस्तार आधुनिक राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में था। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो जांगल प्रदेश का जो विस्तार देखने को मिलता है वो आधुनिक दोस्तों बीकानेर और जो नागौर है इसके जो आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है आप लोगों से। तो केसमी, केर और पीलू जैसे वृक्षों की प्रधानता थी। बीकानेर और नागौर का क्षेत्र याद रखना इंपोर्टेंट है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मत्स्य और सूरसेन राज्य, वो इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मत्स्य और सूरसेन राज्य जिनका ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है, इनके क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में गलत कथन आप लोगों को चयन करना है। 3 ऑप्शन चाहिए, चौथा गलत है। नंबर 1 आता है कि मत्स्य राज्य का उल्लेख महाभारत में एक प्राचीन राज्य के रूप में हुआ है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने जब भी महाभारत की चर्चा की होगी तब इनका हमेशा मत्स्य जो प्रदेश है इसका नाम देखने को मिलता है, इंपोर्टेंट है। मत्स्य राज्य मैं दोस्तों 100% के साथ में कहता हूं, जो ये ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये आने वाले एग्जाम में आप लोगों से कट कॉपी पेस्ट करके पूछा जाएगा। गौर कीजिएगा, मत्स्य राज्य, मत्स्य राज्य में जयपुर अंडरलाइन कर लेना। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दोस्तों जयपुर राज्य इस मत्स्य प्रदेश में नहीं आता, लेकिन मैं विश्वास के साथ में कहता हूं दोस्तों कि जो मत्स्य राज्य है उसमें जयपुर आता था। उस समय का जयपुर आता था, आज का समय का जयपुर आता है। अलवर इसमें शामिल है, भरतपुर भी इसमें शामिल है, तक विस्तृत था तथा इसका विराट नगर इसकी राजधानी हुआ करती थी। जो विराट नगर है ना, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, ये भी बात आपको याद रखनी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये एकदम बिल्कुल सही है। तो जयपुर राज्य अंडरलाइन कर लेना, अलवर राज्य और भरतपुर राज्य तीनों राज्यों को मिलाकर या तीनों क्षेत्रों को मिलाकर मत्स्य प्रदेश बनता था। अगला ऑप्शन देखिएगा कि सूरसेन राज्य में भरतपुर का मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र और धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग इसमें शामिल था। एकदम सही है दोस्तों। जो उस समय का तात्कालिक जो सूरसेन राज्य हुआ करता था दोस्तों, जिसमें भरतपुर का मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र, वर्तमान में आप जानते हो जो मथुरा है ये यूपी में है, लेकिन इससे दोस्तों इस मथुरा से जुड़ा हुआ जो भी राजस्थान का राज्य था भरतपुर जिले का, वह क्षेत्र दोस्तों सूरसेन राज्य में शामिल था। साथ ही दोस्तों धौलपुर और करौली दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। धौलपुर और करौली का जो अधिकांश जो इलाका था
अधिकांश जो इलाका था वो भी सूरसेन राज्य में शामिल था। ये बात वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों ऑप्शन आपको बी और सी याद रखने क्वेश्चन बन सकता है, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा अगर आप लोगों से सूरसेन राज्य में सवाई माधोपुर दे दिया जाएगा ना तो ये गलत हो जाएगा। मैं के साथ कहता हूं। आइए चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में। सूरसेन राज्य की राजधानी विराटनगर थी, ये केवल जयपुर तक ही सीमित था। भाई साहब ये गलत हो जाएगी क्योंकि मैंने चर्चा की सूरसेन राज्य भरतपुर, साथ ही दोस्तों करौली और धौलपुर में भी शामिल था, लेकिन इसकी राजधानी थी दोस्तों जो विराटनगर थी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि विराटनगर किसकी राजधानी थी? ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न की और पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि माही नदी और छप्पन के मैदान से संबंधित भौगोलिक तथ्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है या असत्य कथन को आप लोगों को चयन करना है। जिस प्रश्न से आपको वो जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आज दिन तक आप लोगों ने कभी न सुनी है न देखी होगी। अक्सर आप कहेंगे कि सर ये प्रश्न तो गलत है, लेकिन मैं इसको सही साबित करके बताता हूँ आप लोगों के सामने। माही नदी और छप्पन का मैदान, आइए चर्चा करते हैं पहले ऑप्शन की ओर। माही नदी के किनारे यानी कि जो किनारा होता है नदी का उसे दोस्तों कांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांटा कहा जाता है। तो माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का दोस्तों जो भूभाग है इसको काटल कहा गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एकदम सही बात है कि प्रतापगढ़ है दोस्तों जो वर्तमान में उसके किनारे दोस्तों जो माही नदी गुजर रही है उसका जो किनारा है तो उसी कारण इस प्रतापगढ़ को कांटल प्रदेश कहा गया है। ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और प्रतापगढ़ वही इलाका दोस्तों जब यहाँ पर हमने इससे पहले भी आप लोगों से चर्चा की कि मालव जो प्रदेश है जो मालवी भाषा स्पेशली इस जिले में बोली जाती है। कहां पर? मालवी भाषा प्रतापगढ़ में। तो याद रखना इंपोर्टेंट है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है, बात कर रहा हूं दोस्तों कि बांसवाड़ा जिला और जो प्रतापगढ़ जिला है इसके जो मध्य का जो भूभाग है इसे छप्पन का मैदान कहलाता है। ये भी बात एकदम सही आती है। आप लोगों ने अक्सर दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा पढ़ा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 जिले स्पेशली याद रखने हैं। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 प्रतापगढ़, नंबर 3 चित्तौड़ और नंबर 4 दोस्तों डूंगरपुर। सबसे अंत में आएगा डूंगरपुर। अगर 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं लगातार तो सबसे पहले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ इंपोर्टेंट याद रख लेना दोस्तों। इंपोर्टेंट बन सकता है कि जो छप्पन का जो मैदान है वो कहां कहां तक फैला हुआ है। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों चित्तौड़ की। किसकी? चित्तौड़ की बात करता हूं सबसे पहले दोस्तों मैं बांसवाड़ा की। कहां कहां पर फैला हुआ है? बांसवाड़ा में नंबर 1 आता है बांसवाड़ा, नंबर 2 आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में नंबर 3 आता है दोस्तों चित्तौड़ का इलाका। चित्तौड़ के अलावा दोस्तों ये उदयपुर में फैला हुआ है, उदयपुर का इलाका। उदयपुर के बाद में अगर कोई आपको जिला इसमें क्रम दे दिया जाए इस प्रकार से तो इसके बाद में आप डूंगरपुर करोगे, लेकिन इससे पहले आप लोग डूंगरपुर नहीं करोगे। इस बात को याद रखना इंपोर्टेंट है। आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छप्पन का मैदान निम्न में से किन जिलों तक फैला हुआ है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी भी सही आता है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि छप्पन का मैदान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 56 गांवों का एक समूह है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इसे छप्पन का मैदान इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 56 नदी नाले थे। नहीं दोस्तों, 56 नदी नालों के नाम पर नहीं बल्कि 56 गांवों का जो समूह था। लगभग यहाँ पर इस प्रकार के छोटे 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 बहुत सारे ऐसे 56 गांव थे। इन 56 जो गांवों का जो समूह है वो इसी कारण इसका नाम है वो 56 का मैदान पड़ा है। तो याद रखना दोस्तों 56 का जो मैदान इसका नाम क्यों पड़ा? 56 गांव का जो एक समूह है उसके कारण इसका नाम पड़ा है 56 का मैदान। तो ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि माही नदी का तटीय क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी क्योंकि माही नदी का जो तटीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है काटल, न कि ऊपरमाल। ऊपरमाल की भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे अगले वाले प्रश्न में, क्योंकि बेसरोगढ़ और चित्तौड़ जो बिजोलिया है उसके जो बीच का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो डी है ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, वीडियो एग्जाम हो, एलडीसी हो, चाहे आरएस हो। ऊपरमाल और गिरवा का क्षेत्र की पहचान के संबंध में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करनी है। बेसरोगढ़ जो कि वर्तमान में दोस्तों कहां है? चित्तौड़ में। और बिजोलिया तक का जो क्षेत्र ये पठारी होने के कारण इसका नाम पड़ा ऊपरमाल का पठार। क्या पड़ा? ये पठारी क्षेत्र है। पहली बात तो आपको याद रखना है बेसरोगढ़ से जो बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है ना ये कैसा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है दोस्तों पठारी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है?
ये पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र के होने के कारण ही इसका नाम पड़ा ऊपर, क्योंकि जो पठार होता है ना दोस्तों, वो सामान्य दोस्तों जो धरातल होता है, धरातल से हमेशा ऊंचा होता है। मान लीजिए दोस्तों ये धरातल है और धरातल से जो पठार होता है वो हमेशा इस प्रकार से होता है ऊंचा, इस कारण इसे कहा गया ऊपर माल का पठार, क्योंकि इससे क्या है दोस्तों ऊपर है, ठीक है, धरातल से ऊपर है, इस कारण पठारी क्षेत्र को ऊपर माल का पठार कहा गया। कहां से कहां तक? बेसरोगढ़ से बिजोलिया तक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उदयपुर, अब बात हुई दोस्तों उदयपुर जिले की। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों की अधिकता के कारण, गौर करना दोस्तों, उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है ना, पहाड़ियों की अधिकता के कारण, अंडरलाइन कर लेना इस शब्दों को, ऐसे शब्द ही आने वाले एग्जाम में आप लोगों से बनेंगे। प्रश्न दोस्तों देखने में सिंपल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों को गौर करना, पहाड़ियों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र गिरवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? गिरवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहाँ का क्षेत्र? उदयपुर का। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियां, इस वजह से इसे गिरवा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिजोलिया से बेसरोगढ़ के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र काटल के नाम से जाना जाता है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र नहीं है ये और काटल नहीं है, इसे कहा गया है दोस्तों ऊपरमाल का पठार। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो गलत हो जाएगा। गिरवा क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता है उसकी पहाड़ियों की सघनता, यानी कि त्रस्त्री नुमा जो पहाड़ियां हैं, इसके कारण दोस्तों इसे दोस्तों गिरवा क्षेत्र कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो गिरवा क्षेत्र है ये उदयपुर की आसपास की जो पहाड़ियां हैं, जो त्रस्त्री नुमा इलाके में फैली हुई है, उन्हीं को दोस्तों गिरवा कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है किस प्रकार से फैली हुई है, तस्त्री नुमा आकार में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी भी सही हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के अन्य क्षेत्रीय नामों के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि असत्य आपको बताना है। मांड क्षेत्र जैसलमेर का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मांड भी कर दीजिए दोस्तों इसी, या वल्ल प्रदेश भी कर दीजिए, ये किसी का नाम देखने को मिलता है, किसका? जैसलमेर का प्राचीन नाम है। वागड़ की बात करेंगे दोस्तों, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो क्षेत्र है ये वागड़ कहलाता है, और यहाँ पर दोस्तों बोली जाती है वागड़ी बोली, जो कि जिस पर गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? गुजराती का। ये हम पहले भी आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। हाड़ौती की बात करें तो कोटा और बूंदी का जो प्रदेश है ये भी हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, आपको याद रखने। शेखावाटी की बात करें तो दोस्तों शेखावाटी केवल, फिर गौर करना ऐसे शब्दों पर, केवल सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी में शामिल है। गलत बात हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि शेखावाटी में सीकर और झुंझुनू शामिल है नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे जिले शामिल है। जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं दोस्तों कि शेखावाटी में क्या क्या शामिल है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें नंबर 1 गौर करना दोस्तों, नंबर 1 आता है चूरू, नंबर 2 आता है दोस्तों सीकर, नंबर 3 आता है झुंझुनू, नंबर 4 आता है दोस्तों गंगानगर का इलाका, श्री गंगानगर, आपको याद रखने श्री गंगानगर का इलाका। नंबर 4 आता है दोस्तों हनुमानगढ़ का इलाका, हनुमानगढ़ का इलाका, और सूरतगढ़ भी दोस्तों खास करके इसमें शामिल है, सूरतगढ़। ठीक है, ये क्षेत्र है दोस्तों जिसे दोस्तों शेखावाटी का क्षेत्र कहा गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों जिलों का भूभाग सम्मिलित रूप से शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ भी आपको स्पेशली याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा, और पिछले वीडियो में आप लोगों से चर्चा भी कर चुके हैं। अगला ऑप्शन है कि प्राक युग। दोस्तों प्राक युग और आदि युग की ऐतिहासिक परिभाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि प्राचीन युग और आधुनिक जो युग है इसके बारे में कुछ तथ्य आप लोगों को दिए गए, गलत तथ्य को छांटना है आप लोगों को। प्राक युग वह काल है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल बात है, प्राक युग उसको कहा जाता है जिसके बारे में हमारे पास न तो कुछ लिखित साक्ष्य है न ही कुछ भी नहीं है, तो उसे प्राक युग कहा गया। प्राक युग में मानव पूर्णतः लेखन कला से अपरिचित था। भाई साहब लेखन कला जानता होता तो लिख ही नहीं देता, लिख देता तो हमें पता चल जाती भाई साहब कि ये प्राक युग है, लेकिन वह लेखन कला से पूर्णतः, शब्द को गौर कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, पूर्णतः लेखन कला से अपरिचित था। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। आदि ऐतिहासिक लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया है, भले ही लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है, आधुनिक जो युग की जो लिपि थी उसे जो मनुष्य वो अभी तक भी पढ़ नहीं पाया है, भले से वो दोस्तों लिखित रूप में उपलब्ध है। मैं बात कर सकता हूँ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी वो लिखित रूप में तो है, लेकिन अभी तक भी उसे पूरी रूप से पूर्णतः दोस्तों
पढ़ नहीं पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः ऐतिहासिक युग की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसके साक्ष्य सुपठित है। भाई साहब मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः ऐतिहासिक युग की संज्ञा दी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो सही है, क्योंकि इसके साक्ष्य सुपठित है नहीं, इसके साक्ष्य जो सुपठित नहीं है अभी तक पढ़े नहीं जा सकते। कुछ साक्ष्य पढ़े जा चुके हैं लेकिन कुछ साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो बेप्रोलित लिपि थी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आदि युग के अंतर्गत तो आता है लेकिन इसकी जो लिपि है वो अभी तक इसको पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। कुछ लिपि पढ़ ली गई है लेकिन कुछ अभी तक भी नहीं पढ़ी गई है। ऑप्शन नंबर डी गलत। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने। अगर दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में यहाँ से आपको हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चले बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतीय इतिहास के कालक्रम के विभाजन के संबंध में असत्य कथन को आप लोगों को बताना है। तो जैसे जैसे हम भारतीय इतिहास को आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो कालक्रम का जो विभाजन किया गया है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। प्राक युग सृष्टि के आरंभ से जैसे जैसे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, वहां से आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का समय है। ये बात दोस्तों सही है कि जो प्राक युग है वो कब से कब तक का है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले चर्चा की कि प्राक युग उसे कहा जाता है न तो उस समय जो मानव था वो लेखन कला को जानता था, न ही किसी प्रकार के हमें साक्ष्य उपलब्ध है, उसी को प्राक युग कहा गया। और लेखन कला में कब से मिली, हड़प्पा सभ्यता से मिली। इस वजह से सृष्टि का जब आरंभ किया गया, भगवान ने इसका सृष्टि का निर्माण किया ईश्वर के द्वारा, तब से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, हड़प्पा सभ्यता का नहीं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तक का जो समय है वो प्राक युग कहा गया। ऑप्शन एक बिल्कुल सही नजर आता है। अगला देखिएगा कि आदि युग का समय हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। आग का मतलब होगा तो जो आधुनिक युग का जो समय हुआ दोस्तों, जिसे आदि युग कहा जाता है, ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है और 600 ईस्वी पूर्व तक का समय। दोस्तों एक होता है दोस्तों ईस्वी पूर्व, एक होता है ईस्वी, गौर करना, ईस्वी पूर्व और एक होता है ईस्वी। यहाँ से समय हमेशा प्लस में बढ़ता है लेकिन यहाँ से समय हमेशा माइनस में चलता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो आदि युग की श्रेणी में माना जाता है। एकदम सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐतिहासिक युग 600 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है और वर्तमान तक जारी है, ये भी बात आपको याद रखनी है। जैसे ही दोस्तों प्राग युग के बाद में आया आग युग और आद्य युग के बाद में आया ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक जो युग है वो 600 ईस्वी पूर्व से लगाकर वर्तमान तक का जो समय है उसे ऐतिहासिक युग कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक युग की वह ऐतिहासिक युग वह है जहां मानव लेखन कला से अपरिचित था और साक्ष्य अस्पष्ट है। भाई साहब ये गलत हो जाएगी क्योंकि जो मानव था वो लेखन कला से अपरिचित था और जो साक्ष्य है वो अस्पष्ट है, उसे कहा गया था भाई साहब प्राक युग। क्या कहा गया था? प्राक युग उसे कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर जो कि आप लोगों के सामने। राजस्थान की प्राचीन भौगोलिक स्थिति के संबंध में विद्वानों की मान्यताओं के अनुसार असत्य कथन आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान की जो प्राचीन भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए दोस्तों, सैकड़ों युग पूर्व राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में समुद्र विद्यमान था। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। कहा जा जाता है कि जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ था उस सृष्टि के आरंभ से हमारा जो वर्तमान का जो हमारा राजस्थान है उसमें समुद्र विद्यमान था, जिसे हम 33 सागर कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उसे 33 सागर के नाम से जाना जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। 33 सागर और कहा था? राजस्थान में विद्यमान था। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। जो मरुस्थल था, मरुस्थल का निर्माण तो अभी हुआ है। कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं कि सरस्वती और दसदती दो नदियां थी, इसका जो प्राचीन समुद्र में आकर गिरती थी। राजस्थान में उस समय दो नदियां विख्यात दोस्तों आकर बढ़ती थी हिमालय से। नंबर एक है दोस्तों सरस्वती नदी, नंबर दो है दसदती नदियां। ये दोनों नदियां अपना जल हिमालय के आसपास के इलाके से लेकर समुद्र में आकर गिरती थी और समुद्र कहां भाई साहब? राजस्थान में आकर गिरती थी। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। राजस्थान में मानव सभ्यता का उदय मरुस्थलीय टीलों के बीच हुआ क्योंकि वहां जल की प्रचुरता थी। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में जो मानव सभ्यता का जो उदय हुआ है
वो मरुस्थलीय टीलों में नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, मरुस्थलीय टीलों में नहीं हुआ है, बल्कि हमारा जो दक्षिणी जो राजस्थान था वहां पर, या दोस्तों दक्षिणी जो पूर्वी राजस्थान था वहां पर मानव सभ्यता का उदय हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है, राजस्थान में मानव सभ्यता का उदय तो हुआ है, लेकिन ये जो हुआ है ना, ये हुआ है तो बनास और चंबल नदियों के किनारे। कहां पर हुआ है दोस्तों? बनास व चंबल नदियों के किनारे इसका दोस्तों मानव सभ्यता का उदय हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय टीले किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गलत। अगला ऑप्शन देखिएगा कि सघन सघन वनों और नदी घाटियों की प्रचुरता के कारण, सघन वनों और नदी घाटियों की प्रचुरता के कारण राजस्थान को सभ्यता के जन्म का प्राचीनतम भूभागों में होने का गौरव प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ कहा जाता है कि दक्षिणी जो पूर्वी राजस्थान था, हमारे वहां पर कई प्रकार के वन पाए जाते थे, और इन वनों में और नदी घाटियों की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली चंबल नदी के बारे में। और चंबल के अलावा जो हमारी बनास नदी थी, इस बनास नदी के किनारे जो पानी की प्रचुर मात्रा थी, वहां पर राजस्थान को सभ्यता के जन्म का तो प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और उनमें से भी एक मानी जाती है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 तो डी भी सही हो जाएगा। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटों में हुआ, क्योंकि नदी घाटों में हुआ था, न कि मरुस्थलीय इलाकों में। और नदियों की मैंने आप लोगों से चर्चा की, क्योंकि वहां पर जल था, कंद मूल पाए जाते थे, फल और मांस हेतु पशु पक्षी आसानी से उपलब्ध थे। अगला ऑप्शन प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, बेहतरीन प्रश्न है कि राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के साक्ष्यों के बारे में आप लोगों से कौन सा तथ्य गलत है वो आप लोगों को बताना है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो राजस्थान में पूर्व पाषाण काल कहा जाता है कि राजस्थान में भी दोस्तों मानव सभ्यता का विकास हुआ। मानव सभ्यता का जैसे ही विकास हुआ उसे हम कहते हैं दोस्तों पाषाण काल। तो आप पहले तो इस चीज को गौर कीजिएगा, उसे कहा जाएगा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो मानव सभ्यता का जो जहां पर जन्म हुआ उसे कहेंगे हम पाषाण काल। क्या कहेंगे? पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। एक आता है दोस्तों पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा आता है उत्तर पाषाण काल। तो ये बात आपको याद रखनी है, जैसे जैसे मानव सभ्यता का जन्म होता है उस काल को कहा गया पाषाण काल, और पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया। अब ये जो 3 काल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, क्या इनका राजस्थान से संबंध था? अगर था तो कहां से था? किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आप लोगों से बन सकते हैं, और कई बार आरपीएससी द्वारा पूछे भी गए। आप लोगों ने आरपीएससी के पेपर देखे होंगे। आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार हम आप लोगों से। पहला आप लोगों के सामने है कि राजस्थान में, किसमें दोस्तों? राजस्थान में पूर्व पाषाण काल के साक्ष्यों के बारे में कौन सा तथ्य गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान में लगभग लगभग गौर करना, राजस्थान में लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये बात दोस्तों देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि जो राजस्थान था, इस राजस्थान में 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व, लाख की चर्चा हो रही दोस्तों राजस्थान में, कितने दोस्तों? 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। खतरनाक क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में आरपीएससी के द्वारा दोस्तों। पूर्व पाषाण काल के उपकरण विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। बिल्कुल सही बात आती है दोस्तों कि जो पूर्व पाषाण काल था उसमें जो राजस्थान के जो स्पेशली पत्थरों की बात करें, औजारों की बात करें, तो वो क्वार्टजाइट नामक दोस्तों पत्थरों से निर्मित थे। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। किसके? पूर्व पाषाण काल के। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जोधपुरा और बीकानेर से हस्तकुटार की खोज की। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मैं उसकी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो ये कहता है कि 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जोधपुर और बीकानेर से हस्तकुटार की खोज की। नहीं दोस्तों, यहाँ पर जोधपुर और बीकानेर नहीं, बल्कि यहाँ पर होगा दोस्तों जयपुर। क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों जो हस्तकुटार खोजा किसने खोजा? सी हैकेट ने खोजा। कब खोजा? 1870 में खोजा। कहां से खोजा? जयपुर व इंद्रगढ़ से खोजा था। कहां से खोजा था? जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजा था। ये बात आपको याद रखनी है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी का सही जो आंसर है, सी हैकेट ने 1870 में सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ के पत्थर की हस्तकुटार की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। सेंटन कोर दोस्तों आगे जाके एक विद्वान आए जिनका नाम आता है सेंटन कार। क्या नाम आता है? सेंटन कार। आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में आप लोगों से कर चुके हैं।
आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो सेंडनकार ने झालावाड़ से, झालावाड़ वो इलाका जहां हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा की कि हाड़ौती का जो क्षेत्र झालावाड़, वहां से पूर्व पाषाण कालीन अनेक उपकरण खोजे भाई साहब। पूर्व पाषाण कालीन जो उपकरण है वो झालावाड़ से भी मिले। और किसने यहाँ पर खोज की झालावाड़ में? सेंटनकार नाम का एक विद्वान था जिसने ये खोज की पूर्व पाषाण काल की झालावाड़ से। और ये दोस्तों जो झालावाड़ है यहाँ से दोस्तों कोलवी की गुफाएं, भेरवी की गुफाएं दोस्तों में यहीं से प्राप्त होती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के पूर्व पाषाण कालीन स्थलों के उत्खनन और खोजकर्ताओं का कौन सा मिलान असत्य है? यानी कि राजस्थान में जो पूर्व पाषाण कालीन दोस्तों जो में साक्ष्य मिले, कहां से मिले और इनकी खोज किन किन विद्वानों के द्वारा की गई थी? यहां से आरपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, आप लोगों को पता होगा। आइए चर्चा करते हैं। हमारा दोस्तों जो प्रश्न है इसका असत्य, हस्त कुटार की खोज सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़। याद रखना मैंने पहले भी बता दिया 1870 में सीए हैकेट के द्वारा की गई थी। जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्त कुटार खोजा, सबसे पहले खोजा था सीए हैकेट ने। झालावाड़ से दोस्तों जो पूर्व पाषाण कालीन जो उपकरण है, सिर्फ बात हो रही दोस्तों यहाँ पर पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों की। झालावाड़ से उपकरणों की खोज सेंटनकार ने की, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही, शानदार प्रश्न बन सकता है आप लोगों से। जालोर जिले से उपकरणों की खोज का श्रेय दोस्तों बी आलचीन को जाता है। भाई सब खतरनाक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएस एग्जाम के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के सहयोग से खोज करना केवल डॉक्टर विजय कुमार के द्वारा नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर दो तो जो डी है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो पूर्व पाषाण कालीन जो उपकरण है, पूर्व पाषाण कालीन जो उपकरण है, इनकी खोज भारतीय पुरातत्व विभाग के सहयोग से केवल डॉक्टर विजय कुमार ने की। नहीं भाई साहब, डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार के अलावा भी राजस्थान के बहुत सारे ऐसे विद्वान जो शामिल थे, उन्होंने पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की है। इसके अलावा ढक्कन कॉलेज के भी दोस्तों प्रोफेसर हुए थे, उनकी आइए हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों मैं बात कर लेता हूं दोस्तों पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों की जो खोज की गई है राजस्थान में। तो ये आप लोगों के सामने दोस्तों राजस्थान है और राजस्थान में पूर्व पाषाण कालीन जो उपकरणों की जो खोज की गई है, नंबर आप लोगों के एक सामने आता है भारतीय पुरातत्व विभाग। क्या है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय जो पुरातत्व दोस्तों जो विभाग है, इसके दोस्तों एक सदस्य हुए थे जिनका नाम आता है दोस्तों, इनका नाम आता है, क्या आता है दोस्तों? हाँ दोस्तों यहाँ की इसके जो है ना बहुत सारे सदस्य इसमें शामिल थे, वो भी आपको याद रख सकते हो। इसके साथ में दोस्तों जो डक्कन कॉलेज है, कौन है दोस्तों? आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, डक्कन कॉलेज। डक्कन का दोस्तों जो कॉलेज है दोस्तों, डक्कन कॉलेज जो कि दोस्तों पुणे में है दोस्तों, कॉलेज पूना। ठीक है दोस्तों, पुणे में था दोस्तों ये। और यहाँ के दोस्तों जो व्यक्ति थे उनका नाम आता है दोस्तों वीरेंद्र मिश्र। क्या नाम आता है दोस्तों? वीरेंद्र नाथ मिश्र इनका नाम आता है, जिनके द्वारा राजस्थान में खोज की गई थी। शॉर्ट में आप इसे देख सकते हो दोस्तों वीएन मिश्र। ये बात आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा अब यहाँ पर दोस्तों जो राजस्थान का जो पुरातात्विक विभाग है, राजस्थान का जो पुरातात्विक जो विभाग है, पुरातात्विक विभाग, इस पुरातात्विक विभाग के भी दोस्तों कुछ सदस्य इसमें शामिल थे। वो नाम आपको दोस्तों याद रखने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनमें दोस्तों जो सबसे पहले आप लोगों के सामने जो आते हैं वो आते हैं दोस्तों आरसी अग्रवाल। कौन आते हैं दोस्तों? आरसी अग्रवाल। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आरसी अग्रवाल राजस्थान पुरातात्विक विभाग की ओर से राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन स्थलों की खोज करने का कार्य करते हैं। डॉक्टर दूसरे व्यक्ति आते हैं डॉक्टर विजय कुमार, जो आप लोगों को पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व विभाग के ऑप्शन में दिया गया था, वो गलत हो जाएगा क्योंकि दो डॉक्टर विजय कुमार है दोस्तों, ये राजस्थान की ओर से थे, विजय कुमार, ये बात आपको याद रखनी। इसके अलावा एक व्यक्ति और आता है जिनका नाम आता है हरीश चंद्र माथुर। क्या नाम आता है दोस्तों? हरीश चंद्र माथुर। तो ये बात आपको दोस्तों तीन नाम आपको याद स्पेशली रखने जो कि राजस्थान से थे। दक्कन कॉलेज के दोस्तों जो पुणे महाराष्ट्र में, उसके एक प्रोफेसर थे दोस्तों वीएन मिश्र, उन्होंने भी दोस्तों राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। ये बात आपको याद रखनी। चले दोस्तों अगले प्रश्न की आप लोगों से चर्चा करते हैं। ये प्रश्न दोस्तों ऑप्शन दोस्तों जो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इसकी हमने आप लोगों से चर्चा की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार मुख्य रूप से किन नदी घाटियों के किनारे पाया गया?
तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो पूर्व पाषाणकालीन दोस्तों जो संस्कृति थी दोस्तों, ये चंबल, बनास और उसकी जो सहायक नदियां थी इसके किनारे दोस्तों फली फूली थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है ये एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल सही पूछा गया है। कहाँ पाई गई थी, केवल सही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक बात याद रखना दोस्तों कि जो पूर्व पाषाणकालीन जो संस्कृति थी दोस्तों, ये राजस्थान में मुख्य रूप से किन नदी घाटियों में प्रसारित हुई? चंबल और बनास इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको जिले भी आपको याद रखने, नंबर आपको याद रखना है दोस्तों अजमेर, अजमेर जिले में, इसके अलावा दोस्तों अलवर जिले में, इसके अलावा चित्तौड़ जिले में, भीलवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले जो दोस्तों हमारा दोस्तों जो जयपुर जिला था, इन जिलों में भी दोस्तों पूर्व पाषाणकालीन जो जो संस्कृति थी इसके दोस्तों प्रमाण आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अजमेर, अलवर, जयपुर, साथ में दोस्तों चित्तौड़ आपको याद रखना है, भीलवाड़ा भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को दोस्तों 4-5 जिले और आपको याद रखने हैं जहां से पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले। नंबर 1 दोस्तों झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ से खोज किसने की थी दोस्तों? सेंटन कार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सेंटन कार ने इसकी खोज की। जालोर से भी दोस्तों इसके साक्ष्य मिले, जहां पर जालोर में जो इसकी खोज की गई थी, जालोर में पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण है बी आलचीन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बी आलचीन। तो बील आलचीन भी आप लोगों को याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों में कहां से मिले? पाली और टोंक से भी मिले हैं। कहां से मिले? पाली व टोंक से भी दोस्तों मिले हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा में कहां से मिले? जोधपुर नामक दोस्तों जो जिला है हमारा, वहां से भी दोस्तों पूर्व पाषाणकालीन सभ्यताओं के हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 1 दोस्तों अजमेर हो जाएगा। अजमेर के अलावा दोस्तों अलवर, चित्तौड़ आपको याद रखना है दोस्तों, भीलवाड़ा को याद रखना है, जयपुर आपको याद रखना है, साथ में झालावाड़, जालोर, पाली, टोंक और जोधपुर, ये इनको तो अंडरलाइन ही मार लेना भाई तुम लोग, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको दोस्तों नॉलेज अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपकी इच्छा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल के उपकरणों की विशेषताओं के संबंध में गलत कथ्य की चर्चा करनी है। हमने दोस्तों पूर्व पाषाण काल की चर्चा कर ली, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल का जो इलाका तथा राजस्थान में कहां से किस प्रकार के उपकरण मिले, इनकी खोज किसने की थी, कहां से मिले, उन सभी की जानकारी हमारी इस वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध है। अब बात करते हैं ये जो उपकरण है ये पहले की तुलना में दोस्तों छोटे थे, यानी कि जो कहने का मतलब है कि पूर्व पाषाण काल से की तुलना में जो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण देखने को मिले, ये उपकरण पहले की तुलना में छोटे, हल्के थे, यानी कि वजन में भी हल्के थे, और पहले इतने बड़े बड़े मिलते थे, जो क्वार्ट जाइट के जो पत्थर होते थे विशाल, उस प्रकार के में मिले पूर्व पाषाण काल में। लेकिन पहले की तुलना में अब जो औजार थे वो छोटे होने लगे, वजन में भी दोस्तों हल्के होने लगे, और हल्के के साथ में दोस्तों कुशलता से दोस्तों निर्मित किए गए। लेकिन इनके ऊपर जो दो बारीक नक्काशी का प्रयोग किया गया, कुशलता से बहुत ही शानदार तरीके से दिमाग लगाकर इनका निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर 1 बात बिल्कुल सही है। गलत को छांटना है हमें, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये उपकरण दोस्तों जेस्पर, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण है, नंबर 1 है दोस्तों जेस्पर से निर्मित है, एगेट से बने हुए चल्ट नामक पत्थर से इनका निर्माण किया गया, कार्लियन नामक पत्थर से इनका निर्माण किया गया, और दोस्तों कल्सिडोनी नामक जो पत्थर है इससे भी इन पत्थरों का निर्माण किया गया है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जेस्पर, एगेट, चल्ट, कार्लिनियन और कल्सिडोनी नामक पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। साथ में दोस्तों क्वार्ट जाइट भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पर दोस्तों जोड़ सकते हो कि क्वार्ट जाइट, जबकि दोस्तों मुख्य रूप से अगर क्वार्ट जाइट पूछे तो दोस्तों पूर्व पाषाण काल आ जाएगा, पूर्व पाषाण काल आ जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं मध्य पाषाण काल में भी क्वार्ट जाइट का प्रयोग किया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोनों कालों में याद रखना, पूर्व में भी और मध्य में भी, ठीक है, लेकिन स्पेशली आपको ये शब्द आपको याद रखने। अब अगला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मध्य पाषाण कालीन उपकरण केवल विशाल पत्थरों यानी कि मेगालिथ के रूप में प्राप्त हुई। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विशाल पत्थरों से जो मेगालिथ के रूप में जो प्राप्त हुए है ना हमें दोस्तों, ये मध्य पाषाण काल में नहीं बल्कि पूर्व पाषाण काल में प्राप्त होते हैं। कहां पर प्राप्त होते हैं? पूर्व पाषाण काल में दोस्तों में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि जो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण मिले वो दोस्तों छोटे आकारों में मिले। किसमें मिले दोस्तों? छोटे आकार, ये देखिए दोस्तों छोटे और हल्के आकारों में, इस वजह से ये गलत हो गया। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। भाई साहब सही बात है,
इनको दोस्तों किसकी संज्ञा दी गई है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही छोटे आकार की लघु जो पाषाण कालीन उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों प्रश्न अच्छा लगा हो तो चलिए हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई पिछड़ी पॉकेट की बकवास नहीं की जा रही। यहाँ पर अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो ही आप दोस्तों इस वीडियो को देख के, अगर टाइम पास के लिए अगर यहाँ पर आए तो दोस्तों आप यहाँ से दोस्तों जा सकते हो, इसकी कोई हमारी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत है। आइए चर्चा करते हैं मध्य पाषाण कालीन विशिष्ट उपकरणों की सूची के संबंध में। नाम सम्मिलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है कि जो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण मिले हैं उन उपकरणों के नाम आप लोगों को बताने, और उसमें कौन सा सही शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो जो उपकरण थे वो किस किस के बने हुए थे हमने ये भी आप लोगों से चर्चा की। तो एगेट के, जेस्पर के, कल्सोडोनी के बने हुए थे, चल्टर नामक पत्थर से बने हुए थे, तो उनकी हमने चर्चा की। लेकिन उन पत्थरों के क्या क्या नाम है उन नामों की सूची आप लोगों को दी गई है। नंबर 1 बनाए दोस्तों ब्लेड, जो पत्ती होती है ना दोस्तों, जिसे हम सामने जो पत्ती भी कहते हैं ब्लेड, वो भी दोस्तों यहाँ पर माइक्रोलिथ उपकरणों की सूची में शामिल है। एग्रेवर इंपोर्टेंट है, याद रखना, एग्रेवर मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। ट्राइएंगल, जो ट्राइएंगल होता है ये भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण है, याद रखना है। क्रेसेंट, दोस्तों जो क्रेसेंट है ना ये भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। ट्रेपेज की बात करें तो जिसे ट्रापाज भी कहा जाता है कभी कभी, ये जो ट्रेपेज है ट्रापाज है ये भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। इसके अलावा स्क्रेपर दोस्तों जो होता है ये भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। पॉइंटर दोस्तों जो होता है ये भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी भी सही हो जाएगा। अस्त कुटार, भाई साहब ये गलत हो जाएगा। अस्त कुटार और बड़े गंडासे, बड़े गंडासे शब्द ही गलत हो गया, क्योंकि जो बड़े गंडासे नहीं बल्कि मध्य पाषाण काल में कैसे मिले थे दोस्तों? छोटे आकार में मिले थे, तो बड़े गंडासे गलत। अष्ट कुटार जो मिला था वो हमें पूर्व पाषाण काल से मिला था। कहां से मिला था? पूर्व जो पाषाण पाषाण काल आता है इस पाषाण काल से मिले थे। और कहां से मिले थे? जयपुर और इंद्रगढ़ से। किसने खोज की थी? सी हैकेट के द्वारा 1870 में। ऑप्शन नंबर 2 जो डी है वो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और किस किस से बने हुए थे हमने इससे पहले चर्चा किया आप लोगों से दोस्तों, कि दोस्तों जेस्पर हो गया, जेस्पर से, चाइल्ड नामक पत्थर से, कार्लियोन नामक पत्थर से दोस्तों ये बने हुए थे। दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। कल्सीडोनी से बने हुए थे दोस्तों, कल्सीडोनी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ब्लेड, ग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपाज, स्क्रेपर, पॉइंटर। चले अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति प्रमुख स्थान कौन सा है? यानी कि राजस्थान में जहां से मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण हमें प्राप्त होते हैं उनकी दोस्तों प्राप्ति स्थल आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों जो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण है वो राजस्थान में 3 जगह से मिले। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से आने वाले समय में। नंबर 1 हमने चर्चा की पश्चिमी राजस्थान में लूनी उसकी सहायक नदियों के किनारे। इनकी पश्चिमी राजस्थान में जो लूनी नदी है और उस लूनी नदी का जो सहायक नदियां, उन सहायक नदियों के किनारे हमें मध्य पाषाण कालीन उपकरण देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। और लूनी नदी की बात करें तो दोस्तों ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है पश्चिम में। चित्तौड़गढ़ की दोस्तों जो बेड़ज नदी है यहाँ से भी दोस्तों मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की गई है, ये भी बात आपको याद रखनी है। जयपुर के दोस्तों जो विराट नगर है, जयपुर का जो विराट नगर है यहाँ से भी मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की गई है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो अतः हो जाएगा उपयुक्त सभी सही स्थान सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लूनी नदी, बेड़ज नदी काटी और विराट नगर इन सभी क्षेत्रों से मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की गई है। जबकि मैंने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले चर्चा की कि जो पूर्व पाषाण कालीन जो उपकरण थे, पूर्व पाषाण कालीन दोस्तों जो उपकरण थे हमने कहां से चर्चा की। नंबर आप एक देखिएगा, अजमेर से दोस्तों मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अलवर से मिले, अलवर के अलावा दोस्तों जयपुर से इनकी दोस्तों खोज की गई है। जयपुर के अलावा दोस्तों चित्तौड़ आपको याद रखना है। चित्तौड़ के अलावा आपको दोस्तों भीलवाड़ा आपको याद रखना है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अलावा जोधपुर से मिला है। कहां से मिला है? जोधपुर से भी मिला है। पाली से मिले हैं। कहां से मिले हैं? पाली से। टोंक से भी भाई साहब ये मिले हैं। कहां से मिले हैं? टोंक से भी। इसके अलावा दोस्तों जालौर से मिले हैं। जालौर के अलावा कहां से मिले? झालावाड़ से भी मिले हैं। कहां से मिले? झालावाड़। तो इन जिलों से तो हमें क्या मिले? पूर्व पाषाण कालीन उपकरण देखने को मिले। और ये तो 3 चीजें, लूनी नदी, बेड़ज नदी और जयपुर का विराट नगर, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरण देखने को मिलते हैं। चले दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब बात हुई दोस्तों पूर्व पाषाण काल की, हमने अब आप लोगों से चर्चा कर ली, मध्य पाषाण काल की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं उत्तर पाषाण काल की।
उत्तर यानी कि जिसे हम दोस्तों नव पाषाण काल भी कभी कभी इस नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसे उत्तर पाषाण काल कर दीजिए, नव पाषाण काल कर दीजिए, तो पाषाण काल का एक नया अवतार। ठीक है, इसके विस्तार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आप लोगों को बताना है। राजस्थान के अजमेर से, नागौर से, सीकर से, झुंझुनू से इसके उपकरणों की प्राप्ति होती है, एकदम सही बात आते हैं। चारों के चारों स्थान आप लोगों को याद रखना है, अजमेर से भी दोस्तों, नागौर से भी, सीकर से भी, झुंझुनू से भी। ठीक है दोस्तों, तो शेखा वाटिका दोस्तों जो ये इलाका हो जाएगा यहाँ से भी और अजमेर से भी। इसके अलावा दोस्तों जयपुर से, उदयपुर से, चित्तौड़ से और जोधपुर से इस सभ्यता के दोस्तों केंद्र थे। ये भी बात दोस्तों सही है कि जो नव पाषाण काल है दोस्तों, जिसे हम उत्तर पाषाण काल कहते हैं, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू दोस्तों, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर आपको याद रखने हैं। राजस्थान में उत्तर पाषाण काल के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होते। भाई साहब अवशेष कैसे नहीं प्राप्त हुए? अवशेष तो प्राप्त होते हैं, किन स्थानों से प्राप्त हुए? इन स्थानों से प्राप्त हुए। जो जिले आप लोगों के सामने, इस वजह से तो ये डिलीट हो जाएगा। क्यों डिलीट हुआ? कि इसमें नई शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, भाई साहब मिले हुए। भारत के अन्य भागों की बात थी, राजस्थान में भी सभ्यता का दोस्तों उदय हुआ। भाई साहब सभ्यता का उदय हुआ कहां से हुआ? इन जिलों से हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में ताम्रकालीन पाषाण की जो ताम्र पाषाण कालीन स्थलों और उनके जिलों का कौन सा जोड़ा असत्य है? भाई साहब इस प्रश्न ने दोस्तों सबसे ज्यादा धूम मचाई जी। आपको पता है जब रीट एग्जाम 2022 में हुआ था, जो कि 2021 की वैकेंसी थी, जो कि फरवरी 2022 में ये पेपर हुआ था, तब इस प्रश्न ने खूब धूम मचाई जी, क्योंकि 10-12 ऐसे स्थान है राजस्थान के जहां से ताम्र पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, और उनके जो इस जिले नहीं तो जिलों के जो अंदर जो स्थान है ना, वो आपको याद रखने। पहली बात तो मैं बात कर लेता हूँ, ये आने वाले समय में भी दोस्तों ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ। आइए चर्चा करते हैं, ये भविष्यवाणी दोस्तों लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ताम्र पाषाण कालीन स्थल और उनके दो जिले। गणेश्वर सभ्यता, भाई साहब ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है जो कि सीकर में। गिलोंड की बात करें जो कि राजसमंद में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही है। आहड़ और झाडोल की बात करें तो ये उदयपुर में, ये भी सही है कि आहड़ और झाडोल नामक जो स्थान है उदयपुर में, यहाँ से भी ताम्र संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते हैं। और कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ से भी दोस्तों हनुमानगढ़ में, यहाँ से भी ताम्र पाषाण कालीन उपकरण देखने को मिलते हैं। जबकि ऑप्शन सी देखिएगा दोस्तों, कुराड़ा, बीकानेर और पिंड पांडलिया दोस्तों जो नागौर है, भाई साहब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कुराड़ा नागौर से तो मिले हैं दोस्तों, पिंड पांडलिया से मिले, लेकिन यहाँ पे जो जिले हैं वो गलत कर दिए गए, क्योंकि दोस्तों जो कुराड़ा है ये नागौर में है। भाई साहब कहाँ है दोस्तों? नागौर में। और पिंड पांडलिया की मैं आप लोगों से बात करूं तो ये चित्तौड़ में। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ में। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, चित्तौड़ में। तो पिंड पांडलिया जो स्थान है वो चित्तौड़ में, जहां से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के उपकरण मिले। और कुराड़ा दोस्तों नागौर से भी मिले, लेकिन ये कहाँ है दोस्तों? ये नागौर में। ठीक है, बीकानेर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है? चर्चा कर ली दोस्तों। मल्लाह भरतपुर, भाई साहब अभी हाल ही में दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि दोस्तों मल्लाह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र किस जिले में स्थित है? तो भाई साहब इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर। तो मल्लाह कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। और बूढ़ा पुष्कर कहाँ है? अजमेर में, जहां से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलेंगे। ऐसे शब्द दोस्तों जो आप लोगों ने बहुत कम सुने होंगे, न किसी कंपटीशन एग्जाम के किसी संस्थाओं के द्वारा बताए जाते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट है दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप इनको। तो मल्लाह दोस्तों भरतपुर में, और बूढ़ा पुष्कर जो कि अजमेर में, यहाँ से ताम्र संस्कृति के प्रमाण मिले। कुराड़ा नागौर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आड़ और जाडोल उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, गिलुंड राजसमंद में। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपकी बात करेंगे दोस्तों कि बीकानेर में कौन कौन से थे। दोस्तों यहाँ पर बात हुई थी दोस्तों बीकानेर जिले के बारे में। तो बीकानेर में दोस्तों जो थे ना, ये जो बीकानेर है, यहाँ पर हमने चर्चा करेंगे दोस्तों, एक स्थान आता है दोस्तों साबलिया। क्या नाम आता है? साबनिया। साबनिया नामक स्थान हो गया। और एक स्थान है दोस्तों पुंगल, यहाँ से ताम्र संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते। किसके मिले दोस्तों? ताम्र संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि जयपुर जिले के ताम्रकालीन स्थलों की समूह की सूची का पहचान करें। भाई साहब कत्ता क्वेश्चन है दोस्तों कि जयपुर जिले में जो ताम्र संस्कृति के जो स्थल मिले उनकी दोस्तों आपको पहचान करनी है। गणेश्वर, कुराड़ा और एलाना। भाई साहब गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गणेश्वर कहाँ है दोस्तों? सीकर में है। कुराड़ा की बात करूं तो दोस्तों नागौर में है दोस्तों। नंदलालपुरा, भाई साहब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीनों शब्द अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। एक आता है दोस्तों नंदलालपुरा, नंबर 2 आता है किराडोत, और नंबर 3 आता है दोस्तों छितवाड़ी।
तीनों के तीनों दोस्तों जो स्थान है वो जयपुर में, जहां से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल दोस्तों जयपुर में नहीं है, तो तीनों आप लोगों को दे दिए जाएंगे। चौथा ऑप्शन जो भी दिया जाएगा, मलाह दिया जा सकता है, कोल माहुली दिया जा सकता है जो कि सवाई माधोपुर से मिला था। कहां से दोस्तों? सवाई माधोपुर से कोल माहुली मिला था। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, नंदलालपुरा जयपुर से, किराडौत जयपुर से और चितवाड़ी जयपुर के स्थल है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कोल माहुली की मैंने आप लोगों से बात की, सवाई माधोपुर से मिला है। कहां से दोस्तों? सवाई माधोपुर से। और मलाह की बात करें तो भरतपुर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने वही दोस्तों ताम्र पाषाण कालीन स्थल और उनको आप लोगों से दोस्तों गलत कथन की आप लोगों को पहचान करनी है। एलाना जालोर से मिला है भाई साहब, सही बात है, एलाना जालोर से दोस्तों ताम्र संस्कृति के प्रमाण मिले। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा, इंपोर्टेंट है। एलाना जो कि जालोर में। कोल माहुली की बात करें, माहुली जो कि सवाई माधोपुर में, एकदम सही बात, सही आती है। साबनिया और पुंगल की बात करें तो दोस्तों ये बीकानेर में, एकदम सही बात है। पिंड पांडलिया की मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं, ये सवाई माधोपुर में नहीं है। ये कहां है दोस्तों? सवाई माधोपुर में न होकर दोस्तों कहां है दोस्तों? चित्तौड़ में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा कि पिंड पांडलिया चित्तौड़ में, न कि सवाई माधोपुर में। आहड़ और जाडोल की मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं, ये उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों कोल माहुली जो कि सवाई माधोपुर में, एलाना जो जालोर में। और दोस्तों एलाना के बारे में, जालोर की मैं आप लोगों से दोस्तों चर्चा करूं तो आप लोगों को पता है अभी हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने दोस्तों वर्ष 2026 का जो राजस्थान दिवस है ना, क्या है दोस्तों? राजस्थान दिवस। ये राजस्थान दिवस की दोस्तों घोषणा कर दी है मनाने की। कब मनाया जाएगा 2026 का? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब दोस्तों? चैत्र शुक्ल जो प्रतिपदा है, प्रतिपदा, इसको मनाया जाएगा। कहां मनाया जाएगा भाई साहब? जालोर में मनाया जाएगा। और जालोर में कब मनाया जाएगा ये भी बात आपको याद रखनी है, 19 मार्च 2026 को। कब दोस्तों? 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जालोर के बारे में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं आप लोगों के सामने दोस्तों कि मानव इतिहास की वह युगांतर घटना कौन सी थी जिसने कृषि और युद्ध के परिदृश्य को बदल दिया? भाई साहब, मानव इतिहास की वह युगांतर घटना जिसने कृषि और युद्ध के परिदृश्य को बदल दिया। युद्ध में लड़ने के लिए तलवारों का इस्तेमाल किया गया, भालों का इस्तेमाल किया गया भाई साहब। और भाले किससे बनते? लोहे से। कृषि के जो यंत्र है बनते हैं वो किससे बनते हैं भाई साहब? वो बनते भाई साहब लोहे से। तो लोहे का जैसे जैसे दोस्तों मानव सभ्यताओं को ज्ञान हुआ, उसने मानव इतिहास की युगांतर घटना को बदल दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि राजस्थान में लौह संस्कृति के अस्त्र शस्त्र और उपकरणों के निर्माण केंद्रों के बारे में असत्य कथन की आप लोगों को चर्चा करनी है। भाई साहब अब बात करेंगे किसके दोस्तों? लौह संस्कृति के बारे में, आयरन संस्कृति, आयरन कल्चर के बारे में। गजब के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 स्थान आप लोगों को, स्पेशली 3 या 4 स्थान आप लोगों को याद रखने, जहां से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है पहले भी, और आने वाले भविष्य में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए चर्चा करते हैं जोधपुरा जयपुर, जो कि एक दोस्तों गौर करना, आप अक्सर इसमें कंफ्यूजन होते हो। एक दोस्तों हमारा जिला है जिसका नाम है जोधपुर। क्या नाम है? जोधपुर। एक तो है हमारा दोस्तों जिला, क्या है दोस्तों? जिला। लेकिन एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है जोधपुरा सभ्यता। क्या आती है दोस्तों? जोधपुरा। देखिए जिसमें इसमें आ की मात्रा लग रही, और ये क्या है? सभ्यता है। क्या है? सभ्यता। तो ये सभ्यता ये दोस्तों जयपुर में, कहाँ है? जयपुर में। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट आपको याद रखना। चले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारे प्रश्न की ओर। जोधपुरा जो कि जयपुर की सभ्यता, यहाँ से सुनारी झुंझुनों से लोहे के गलाने की भट्टियां मिली है। भाई सब तगड़ा वाला प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। जोधपुरा जयपुर से और सुनारी झुंझुन से लोहे को गलाने की भाई सब जो भट्टी होते हैं ना, छोटी छोटी आकार की, जो बड़े बड़े आकार की सभी प्रकार की भट्टियां, वो यहाँ से मिली है। सुनारी से उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। भाई साहब अगर कारखाना, अगर भट्टी मिली तो कारखाने भी होंगे, सीधी सी बात है, औजार बनाते जाओगे, क्योंकि अगर लोहे को गलाओगे तो फिर उससे बनाओगे क्या? औजार ही तो बनाओगे। तो अवशेष तो मिले होंगे। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। जोधपुरा से केवल पत्थर के औजार बनाने के कारखाने मिले। भाई साहब जोधपुरा जो सभ्यता थी दोस्तों जयपुर की, वहां से क्या पत्थर के उपकरण मिलेंगे? नहीं, पत्थर के नहीं दोस्तों, यहाँ से लोहे के उपकरण मिले। किसके मिले? लोहे के। और पत्थर के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले थे, हमने वो भी चर्चा कर लिया आप लोगों से। पूर्व पाषाण काल में मैंने आप लोगों को जिले बताए, पाली, टोंक,
जोधपुरा, झालावाड़, जालौर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। और मध्य पाषाण के काल के पे हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, तो पत्थर के नहीं बल्कि लौह संस्कृति के प्रमाण मिले, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नौ सभ्यता भरतपुर से लौह संस्कृति के समय के हथियार प्राप्त होते हैं। भाई साहब इंपोर्टेंट है, लौह नोह है ना दोस्तों, ये भरतपुर में, और यहाँ से लौह संस्कृति के प्रमाण मिले। जबकि भरतपुर का एक स्थान मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था दोस्तों, मल्लाह। क्या बताया था दोस्तों? मल्लाह। इस मल्लाह नामक स्थान से ताम्र संस्कृति के प्रमाण मिले, जो कि दोस्तों भरतपुर में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भाई साहब 100% एग्जाम में आप लोगों से भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान का खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो भविष्यवाणी कर लीजिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन की, तो टेंशन ही नहीं है, आएगा आएगा जरूर आएगा। भारत में लौह युग के आरंभ, भाई साहब भारत ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे पहले लोहे की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? भाई सब तगड़ा वाला प्रश्न बन सकता है। इसकी सीमा रेखा निर्धारित करने वाला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आता है भाई साहब नौह भरतपुर से। कहां से आता है? नौह भरतपुर से। तो प्राप्त लोहे के जो अवशेष है ना, ये भारत में लोहे के आरंभ जो होने की जो तिथि है वो बताते हैं भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थान को कहा जाता था? प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड नामक टोंक, जो कि स्थान में टोंक में इसको कहा जाता था। और दोस्तों यहाँ से भी क्या मिले दोस्तों, टाटा नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों जो टाटा नगर है भारत का दोस्तों क्षेत्र है, और इस वजह से राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है रेड टोंक को, क्योंकि भाई साहब यहाँ से लोहे के उपकरण सबसे ज्यादा मिले। क्या मिले? लोहे के उपकरण दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं, सर्वाधिक मात्रा में। मैं गौर कर रहा हूं दोस्तों इस शब्द को कि सर्वाधिक मात्रा में कहां से मिले? रेड नामक टोंक से दोस्तों सर्वाधिक लोहे के उपकरण मिले टाटा नगर, इस वजह से राजस्थान का कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले कहां से मिले भाई साहब? सबसे पहले, सबसे दोस्तों जो पहले मिले है ना, वो मिले कहां से दोस्तों? भरतपुर का जो स्थान है नोह, भरतपुर का जो स्थान है नोह, भरतपुर से मिले। तो दोनों शब्दों को गौर कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, बन सकता है क्वेश्चन। रेड टोंक को लौह सामग्री की प्रचुर मात्रा के कारण राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। अगला ऑप्शन प्रश्न देखिएगा, सलेटी रंग की चित्रित मृदभाण संस्कृति के संबंध में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करना है। पहली बात तो सलेटी रंग, तो सलेटी रंग की जो राजस्थान की जो संस्कृति थी, यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। उनमें जो 3-4 प्रश्न आप लोगों से बन चुके हैं, उनकी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। एक प्रश्न मैंने अपने हिसाब से भी बनाया, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि चित्रित मृदभाण संस्कृति जिसे कहा जाता है पीडब्ल्यूजी। क्या कहा जाता है? पीडब्ल्यूजी। पीडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म आती है, इसे अंग्रेजी में पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पीडब्ल्यूजी जिसे चित्रित मृदभाण संस्कृति कहा जाता है, पेंटेड ग्रे वे। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व हो चुका है। ये भी बात याद रखना, आरपीएससी द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो पेंटेड पीडब्ल्यूजी जो संस्कृति थी राजस्थान में, उसका जो उदय हुआ है वो कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पूरे भारत में जो पीडब्ल्यूजी संस्कृति आई, इसका उदय हुआ 600 ईस्वी पूर्व में। इस संस्कृति के अवशेष कालीबंगा और आहार से प्राप्त होते हैं। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों पीडब्ल्यूजी जो आती है दोस्तों, ये एक प्रकार से लौह संस्कृति की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है दोस्तों? लौह संस्कृति की अवधारणा है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखना है। और कालीबंगा और आहार से दोस्तों लोहे के नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों तांबे के ज्यादा औजार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों लोहे के नहीं बल्कि किसके मिले हैं दोस्तों? हमें तांबे के उपकरण ज्यादा मिले हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा कि विराटनगर जयपुर, विराटनगर जयपुर जो कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। जोधपुरा सभ्यता जो कि जयपुर में, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सुनारी जो कि झुंझुनू में, और लोह नोह जो कि दोस्तों कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में, जो कि लोहे की युग की दोस्तों सबसे पहले की दोस्तों तिथि निर्धारित करते हैं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में। ये इसकी प्रमुख प्राप्तियां स्थल रही है पीडब्ल्यूजी की। इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि राजस्थान में पीडब्ल्यूजी के दोस्तों जो उपकरण है हमें किन किन स्थानों से मिले? नंबर 1 विराटनगर, नंबर 2 जोधपुरा, नंबर 3 सुनारी, नंबर 4 नोह भरतपुर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कालीबंगा और जो आर्य सभ्यता थी दोस्तों, यहाँ से ताम्र कांस्य संस्कृति के प्रमाण मिले, न कि लोहे की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक युग
किस संस्कृति के पश्चात आरंभ हुआ? भाई साहब मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी पीडब्ल्यूजी दोस्तों जो संस्कृति थी दोस्तों पीडब्ल्यूजी पीजीडब्ल्यू सॉरी दोस्तों पीडब्ल्यूजी यानी कि चित्रित मृदबान जो संस्कृति थी, इसी के बाद में लगभग इनकी 600 ईस्वी पूर्व के बाद में ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है। और ये प्रश्न में आप लोगों से पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जो ऐतिहासिक युग की जो शुरुआत होती है वो 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। याद रखना दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को पहले प्रश्न बताया था तब ऐतिहासिक की जो समय रेखा बताई थी कि ये दोस्तों कहां से 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। ये भी बात आपको याद रखना है। जबकि इससे पहले हमने चर्चा की आदि युग, कौन सा बताया दोस्तों? जो आदि युग है वो मैंने बताया आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता से लगाकर, कब से दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता से लगाकर जो 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय, यहां तक जब हमारा आदि युग शुरू होता है तो राजस्थान में ऐतिहासिक युग की संस्कृति के पश्चात आरंभ होती है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चित्रित मृदबाण संस्कृति। अगला प्रश्न हमारा आप लोगों के सामने है कि पाषाणों की किस किस्म और उनके संबंध कालों के बारे में कौन सा मिलान आ सकते हैं? भाई साहब, पाषाणों की किस्में और उनके संबंधित कालों के बारे में आप लोगों को बताना है। इनकी पाषाण कालीन जो उपकरण हमें प्राप्त होते हैं और उनके कौन कौन से काल है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्वार्टजाइट है दोस्तों ये पूर्व पाषाण काल से मिले। इंडेक्स दोस्तों जो मिली है सी हैकेट को 1870 में, कहां से मिली थी? जयपुर और इंद्रगढ़ से, जो कि क्वार्टजाइट की बनी हुई थी। हमारा ऑप्शन एक भी राइट हो जाएगा। साथ में आप दोस्तों चाहो तो इस क्वार्टजाइट को दोस्तों मध्य पाषाण काल भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पूर्व पाषाण काल में भी क्वार्टजाइट का प्रयोग होता था और मध्य पाषाण काल में भी इसका प्रयोग होता था। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आप इसे मध्य पाषाण काल भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएंगे। जेस्पर और एगेट, जेस्पर और एगेट मध्य पाषाण काल के थे। भाई साहब मैं आप लोगों को चर्चा कर चुका हूं। जेस्पर हो गया, एगेट हो गया, ये किसके थे दोस्तों? मध्य पाषाण कालीन उपकरण, उन उपकरणों में प्रयोग होते थे। कार्नेलियन और दोस्तों कल्सीडेनी की बात करो तो दोस्तों ये भी दोस्तों मध्य पाषाण कालीन में प्रयोग होती थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप चल्ट नामक पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों? जेस्पर का आप लोग कर सकते हो, एगेट है, चल्ट नामक पत्थर है, और कार्नेलियन और कल्सीडोनी भी आपको याद रखना है, मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। सलेटी चित्रित मृदबाण पूर्व पाषाण काल से जुड़े हुए, भाई साहब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सलेटी चित्रित मृदबाण थे ये दोस्तों लोह काल के बाद में आए थे, और लोहे का काल आया था दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व के बाद दोस्तों, यानी कि 600 ईस्वी के लगभग का समय। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न। दोस्तों आपको दोस्तों ये श्रृंखला कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो दोस्तों आप कर ही लीजिए, क्योंकि आपके काम का चैनल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जिस प्रकार की हमने ये श्रृंखला दोस्तों शुरू की है, इसमें हम दोस्तों संपूर्ण राजस्थान की दोस्तों चाहे वो हिस्ट्री हो दोस्तों, हिस्ट्री के साथ में दोस्तों जियोग्राफी हो, जियोग्राफी के साथ में दोस्तों कल्चर हो, कल्चर साथ में दोस्तों हमारे जो राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, मैं राज व्यवस्था की चर्चा कर लेता हूं। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था की वाली तो चर्चा होगी। साथ में हम दोस्तों आर्थिक समीक्षा की भी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। साथ में आप लोगों को पता है हम यहाँ पर राजस्थान के दोस्तों जो डेली करंट अफेयर्स भी की क्लास भी आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्लास जो कि दोस्तों मुख्यतः दोस्तों निर्धारित है राजस्थान की जो पत्रिका आती है दोस्तों राजस्थान पत्रिका, और राजस्थान पत्रिका के साथ में जो गवर्नमेंट पत्रिका आती है राजस्थान की, उसका नाम है दोस्तों सूजस पत्रिका। इस सूजस पत्रिका को हम दोस्तों आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, जहां से आपको पता है आरपीएससी और आरएमएसएसबी द्वारा वर्तमान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पत्रिका से पूछे जा रहे हैं, राजस्थान सोजस पत्रिका से। तो दोस्तों ये वीडियो देखना न भूलें। करा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास और दावे के साथ में आप लोगों से कहता हूँ। चाहे आरपीएससी 2025-26 में कितने ही दोस्तों टफेस्ट एग्जाम बना ले, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन हमें यहीं से प्राप्त होंगे दोस्तों। इसके अलावा आप चाहो तो दोस्तों भारत की दोस्तों ज्योग्राफी और हिस्ट्री, दोस्तों भारत की दोस्तों हिस्ट्री हो गई दोस्तों, प्लस दोस्तों जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये जो हमने प्ले लिस्ट में हम लागू ने आप लोगों से दोस्तों पहले भी दोस्तों उपलब्ध करवा दिए। हमने आरपीएससी और आरएमएसएसबी के 40-40 प्रश्नों का पेपरों का 40-40 पेपरों का दोस्तों एक सेट तैयार कर दिया है, प्ले लिस्ट बना दी है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। अगर आप चाहें तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम इन्हें दोस्तों डिजिटल दोस्तों जो बोर्ड है इस पर अभी दोस्तों पुनः लेकर आ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है दोस्तों। लेकिन शुरुआत जरूर करेंगे, और इस बार दोस्तों हम पेपरों के हिसाब से नहीं बल्कि फैक्ट वाइज दोस्तों जो एमसीक्यू के उसके हिसाब से दोस्तों इसको शुरू किया जाएगा। अगर आप दोस्तों खास करके आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हो, या सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
तो इसके लिए हमने दोस्तों लोक प्रशासन, किस कौन सा दोस्तों, लोक प्रशासन, और जो समाज शास्त्र दोस्तों, समाज शास्त्र, इसकी भी क्लास है दोस्तों अपलोड कर दी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट को भी दोबारा डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकता हूं, अगर आप कमेंट में करो तो। इसके लिए हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियां भी पढ़ा दी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हम साइंस की क्लास लेकर आए आप लोगों के लिए, तो साइंस की क्लास के लिए हमने दोस्तों एक बेहतरीन सर आप लोगों के लिए ढूंढ लिए, वो जल्दी आप लोगों को दोस्तों साइंस भी पढ़ाने वाले। और दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को साइंस पढ़ाई दी जाएगी कि आज दिन तक आप लोगों ने दोस्तों केवल एमसीक्यू के रूप में देखा होगा, किताबों के रूप में देखा होगा, नोट्स के रूप में देखा होगा, लेकिन इस बार प्रैक्टिकली रूप में आप लोगों के सामने साइंस की क्लास आने वाली है। तो बने रहिए एसएसटी विद्या राज के साथ में। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।